हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग अपनी विजन आईएएस की करंट अफेयर की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और इस आर्टिकल में बात करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखा था, यहाँ पर एलिफेंट के बारे में बात करते हैं। क्या हुआ, हाल ही में राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने पार्टिसिपेट करा गज उत्सव में एट काजीरंगा नेशनल पार्क। अब ये नेशनल पार्क के अलावा टाइगर रिजर्व भी है, तो इसका पूरा नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ठीक है, और ये कहाँ पर है? असम के अंदर। 30 साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट को, उसको उस इवेंट को मार्क करने के लिए इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, यानी कि दोनों जो टॉपिक हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर यूपीएससी ने 2023 वाला जो फिल्म होने वाला है 28 मई को, अगर वहाँ पर पूछ लिया तो हमारे इरेलीवेंट हो जाएगा 2024 के लिए। लेकिन कुछ ना कुछ फिर किसी ना किसी फॉर्म में निकल सकता है। क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं 0 और 5 वाले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 50। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 15, 35 वगैरह ये इंपॉर्टेंट नहीं होते। 30 ये साल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एलिफेंट के बारे में जो क्वेश्चन है, अब क्योंकि वो पूछा जा चुका है साल 2020 के अंदर, जब मैंने आपको बताया था हथरी ने पटाखा खा लिया था जब वो प्रेग्नेंट थी, तब पूछा जा चुका है। अब काफ़ी टाइम हो गया, तो साल 2024 से दोबारा एक क्वेश्चन बन सकता है। बस बात ये है, अगर बना तो ये हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या था गज उत्सव का? अवेयरनेस बढ़ाना एलिफेंट कंजर्वेशन के ऊपर। ठीक है, उनके कॉरिडोर्स और हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, और ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट जो सदर्न स्टेट्स के अंदर होते रहते हैं उसको रिड्यूस करना। सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हैबिटेट तो होता है जहाँ पर वो रहते हैं, मूल रूप से निवासी हैं। ठीक है, ये कॉरिडोर एक आपके लिए नई टर्म हो सकती है। देखो, एलिफेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए नाम होगा एलिफेंट कॉरिडोर। लेकिन मैं जनरली बता देता हूँ कि एनवायरमेंट इकोलॉजी या फिर ईवीएस के सब्जेक्ट के अंदर कॉरिडोर ये शब्द क्या होता है। सबसे पहले कॉरिडोर का पूरा शब्द बोलना सीखो। कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है, मार्क माई वर्ड्स, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर या हैबिटेट कॉरिडोर, एक ही मतलब होता है इसका। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर, हैबिटेट कॉरिडोर, एक ही मतलब होता है इसका। ये बेसिकली कुछ एरियाज होते हैं नेचुरल हैबिटेट के, किसी भी स्पीशीज के हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम एलिफेंट कॉरिडोर की बात करें तो यानी कि नेचुरल हैबिटेट कौन से जानवर का? प्रोमिनेंटली एलिफेंट का। ऐसा तो नहीं होता कि किसी एक जगह में, किसी जंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीशी है। एलिफेंट का प्रोमिनेंट हैबिटेट है वो। और यहाँ पर कॉरिडोर, जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर, हैबिटेट कॉरिडोर, कुछ भी बोलो, कॉरिडोर जब हम इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के अंदर जब भी ये शब्द यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये वो नेचुरल हैबिटेट होते हैं, कंडीशन है, रूल है, which are not disturbed by human activities, which are not disturbed by human activities। ये होता है कॉरिडोर की डेफिनेशन। तो आपको पता लग गया। यानी कि अगर मैं एक पाथ बना दूं, क्या मैं इसको ऐसा पाथ कह सकता हूं? ये है एक जंगल की एक या किसी भी एक जगह की एक पाथ है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ फेंसिंग कर दूँ, लेकिन आप ये समझो, मैं आपका फोकस इस चीज़ पे लेकर आना चाह रहा हूँ कि पाथ को मैंने ऐसे बनाया, तो मतलब मैंने फेंसिंग यहाँ पर कर दी। अब यहाँ पर इंसान इससे दूर रहो, इधर मत घुसो, इधर मत घुसो, बाहर रहो। क्या ये जस्टिफाई करता है उस ऊपर वाले कॉरिडोर के कंसेप्ट और डेफिनेशन को? बताओ। बिल्कुल। अब देखो आपको मज़े कितने आएंगे। जो कल की मेहनत आपने करी ना प्रोजेक्ट टाइगर में, काफ़ी में 1 घंटा लग गया था उस आर्टिकल के अंदर। अब देखो मज़े दिलवाने से पहले 2 मिनट कुछ और बातें और कर लेते हैं। सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। भारत जो है, इट इज़ होम टू अराउंड मोर देन 60% ऑफ ऑल वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स। अलग अलग प्रकार होते हैं हाथी के,
वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स की पूरी जितनी पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में 60% ज़्यादा हिंदुस्तान में मिलेगी, भारत में मिलेगी। एलिफेंट सेंसस जो कि लास्ट टाइम हुआ था 2017 में, आगे भी हम और देखेंगे, वैसे एक और बार हो चुका है, 5 साल में एक बार होता है। एलिफेंट सेंसस जो 2017 में हुआ था, उसने बोला था हमारे देश में 29,964 एलिफेंट्स हैं। अगेन मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, ये सेंसस फिगर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन है, इसने बोला था कि 3,167 टाइगर्स है। ये नंबर इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना, ठीक है। राज्यों की बात करें, कर्नाटका हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स, नंबर 2 असम के पास, नंबर 3 केरला के पास। ये जो एलिफेंट सेंसस होता है, इट इज़ कैरिड आउट एट एवरी 5 ईयर इंटरवल, हर 5 साल में एक बार होता है। हमारे देश में हर 5 साल में एक बार एक कमीशन का गठन होता है। बताओ कौन सी कमीशन है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं उसको। हाँ, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या रिकमेंड करता है? फंड शुड बी एलोकेटेड बिटवीन स्टेट और सेंटर के बीच में, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कौन सी फेडरलिज्म? है पागल है कौन बोले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है, पैसों की लेन देन हो रही है ना, फिस्कल फेडरलिज्म। कनेक्शन करना सीखा करो। 5 साल आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए 5 साल में और क्या क्या हो सकता है। कोई बात नहीं, हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन पेपर तो ऐसे ही आता है ना कि एक क्वेश्चन एनवायरनमेंट का, अगला साइंस एंड टेक का, फिर पॉलिटी का। दिमाग को चुटकी बजाते बजाते आपको स्विच करना आना चाहिए। पूरा गेम क्योंकि साइकोलॉजी का होता है, पढ़ाई से एग्जाम का भी निकलता ही नहीं है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, अब देखो जो मैं आपको मजे दिलवाने की बात कर रहा था, इसको लॉन्च करा गया था 1992 में। श्रेया जी, आपकी पैदाइश से 3 साल पहले, ठीक है। अरे फिर से जितनी बार आएगा उतनी बार बताऊंगा क्या कर लेगी ठीक है। इसको 1992 में लॉन्च करा गया था एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब मुझे अच्छा बच्चा बन के कोई भी एक जन बता दो, बताओ शैली क्या होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल सेक्टर स्कीम। किसमें किसमें किसमें? हाँ, किसका? सेंटर का वो शेयर होता है। और हम लोग इसको क्या कहते हैं? इट इज अ काइंड ऑफ द नेचर ऑफ, श्रेया क्या बोलते हैं? कौन से ट्रांसफर? फिजिकल ट्रांसफर, ठीक है। और फंडिंग इसकी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इम्प्लीमेंट नहीं, फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली, इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट। मैं पता है मेनली क्यों बोल रहा हूँ श्रेया? मिनिमम से मिनिमम जनरल स्टेट्स में भी फंडिंग 60% तो सेंटर से आती है ना, 50-50 तो आई नहीं कहीं पर भी, है ना। अब जो 60% जो पैसा देता है मयूर, उसके आगे चुप बैठना पड़ता है कि नहीं बैठना पड़ता है ना, चाहे वो कितना भी अनाएंगे मयूर, है ना तो हाँ, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स और उन सब के लिए 90:10 का रेशियो, ठीक है। मनरेगा कैसी स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। मनरेगा का स्ट्रक्चर सिमिलर है, यूनिफॉर्म है सारे स्टेट्स में? नहीं, अब तो गालियां खाने का सीख ही जाओगे, ठीक है अच्छा, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? मेजॉरिटी में नहीं, पूरी तरीके से मैडम। मेजॉरिटी क्या होता है पैसे में भी मेजॉरिटी होती है क्या? आपको फीस में मेजॉरिटी में दे रही हूँ लो ठीक है, पूरी तरीके से। हाँ, टोटल पूरा वही करता है, ठीक है। मतलब करता धरता सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर, ओके। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्या प्रोजेक्ट टाइगर को भी यही प्रोजेक्ट? हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर को भी यही मिनिस्ट्री, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट एंड कवरेज, याद रखना प्रोजेक्ट एलिफेंट के कंटेक्स्ट में हम ये सारे फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट जो होता है, टेक्निकल सपोर्ट मतलब क्या? फाइनेंशियल तो हो गया, पैसा वैसा करना देना, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी राज्य को, ऊपर बात करी गई है। टेक्निकल सपोर्ट मतलब क्या? जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के टाइम पर क्या टेक्निकल सपोर्ट हम देख रहे थे? ड्रोन हो गया, है ना, जीपीएस सिस्टम कुछ हो गए, जियो टैगिंग हो गई,
ये टेक्निकल सपोर्ट ही तो है, पैसा नहीं लगता कि इसके लिए, अपने आप इन्वेंशन हो जाएगा इसका, ठीक है। फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट जो है इट इज प्रोवाइडेड टू मेजर एलिफेंट बेयरिंग स्टेट्स। अभी एलिफेंट बेयरिंग स्टेट का मतलब क्या है? श्रेया हमारे मेला लगा था, हाथी लेकर आए थे, बच्चों को घुमा रहे थे, दे दे सरकार को पैसा उस राज्य की। 4 हाथी थे, 4। ऐसा नहीं सोचना, ठीक है शैली, कि किसी मेले में आप गए, हाथी के ऊपर बैठे, कि मैं एलिफेंट के ऊपर सर उधर बैठी थी मैं, और उसको उस राज्य को फंडिंग मिलेगी क्या? पहले पता लगाओगे तुम्हारे राज्य के अंदर एलिफेंट की जनसंख्या कितनी है, ठीक है अरनीत, वरना हाथी तुम्हारे ऊपर बैठ जाएगा। प्रेजेंटली प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 22 स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है, यानी कि 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन मिल रहा है? एलिफेंट्स मिल रहे हैं। तो श्रेया वाला तुम गलत नहीं बैठे थे मेले में, सच में उस राज्य में था हाथी, ठीक है। मेन एक्टिविटीज प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत कंजर्व करना एंड प्रोटेक्ट करना इनकी वायबल पॉपुलेशन को। वायबल पॉपुलेशन का मतलब कल मैंने आपको टाइगर के कंटेक्स्ट में बताया था, केपेबल ऑफ सर्वाइविंग एंड लिविंग सक्सेसफुली अंडर पर्टिकुलर एनवायरमेंट कंडीशंस। जहाँ पर वो रह रहे हैं उनको चैन की सांस लेकर रहने दो उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर, ठीक है। मतलब ये वायबिलिटी का इस टर्म से काफ़ी कनेक्शन होता है, नेचुरल हैबिटेट। आप सबसे ज़्यादा सेफ दुनिया में कहाँ पर होते हो? आपकी वायबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? घर पे, है ना? क्या बात है मेरी। उसके बाद टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड टू रिस्टोर नेचुरल हैबिटेट्स, नॉर्मल सी बात लिखी हुई है। और जो ट्रेडिशनल कॉरिडोर्स या माइग्रेटरी रूट्स हैं जो कि एलिफेंट्स के द्वारा यूज़ करे जाते थे, उसको रिस्टोर करना है हमें। कैसे? इको रिस्टोरेशन के प्रोसेस के थ्रू एंड एक्विजिशन के थ्रू। अब ये एक्विजिशन का मतलब बेसिकली यहाँ पर ना ये टर्म ठीक नहीं है, प्लीज़ ये यूज़ मत करना। पता है कि उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है भाई। एक्विजिशन का मतलब तुम ये कह रहे हो कि जो ट्रेडिशनल कॉरिडोर्स या माइग्रेटरी रूट्स हैं श्रेया, जिसपे अब तो मान लो कि इंसान रहने लगे होंगे, बस्ती बसाकर, घर बसाकर, थोड़ा गांव बसाकर, यानी कि तुम दोनों को खदेड़ने की बात कर रहे हो वहां से। फिर तो अब इशू क्या आ जाएगा इस एक्विजिशन टर्म को अगर मैं यूज़ करूं तो ईशा डिस्प्लेसमेंट एंड नो रिहेबिलिटेशन वाला इशू आ जाएगा, वो जो हमेशा एनवायरमेंट में रहता ही है। एक्विजिशन नहीं, या फिर अगर एक्विजिशन कर रहे हो तो सेंटेंस को एक्सेट्रा नहीं बोलना चाहिए, तो कंप्लीट करो, है ना, कि एक्विजिशन ऑफ ट्रेडिशनल कॉरिडोर्स, जहां पर इंसानों को समझाया जाएगा कि तुम कहीं और जाकर रहने लगो। और सिर्फ समझाया नहीं जाएगा, समझाने से क्या होता है, इंसान कहेंगे भाग यहाँ से, समझाने से क्या, समझाने चला है, कोई बात नहीं हम रह लेंगे एलिफेंट के साथ बिड़ कर, वो हमें सूंड से मारेगा, हम उसके टस तोड़ डालेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर उनको करना क्या है, रिहेबिलिटेट करना है, ठीक है। तो एक्विजिशन अगर हाँ ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करें, अगर हम उनका लैंड का एक्विजिशन कर रहे हैं तो उनको हमें क्या करना है, रिहेबिलिटेशन देना है। उसके बाद एलिफेंट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम पोचिंग। पोचिंग का मतलब क्या होता है? इलीगल तरीके से हंट करना, कानून के खिलाफ, आपके कोई कानून के खिलाफ आप जाते हो ऐसी हंटिंग में, और आपका मकसद क्या होता है, या तो आप सोविनियर आइटम की तरह उस एनिमल की स्किन को या किसी चीज़ को रखना चाहते हो, है ना। हाथी दांत, हाथी दांत को क्या बोलते हैं? आइवरी उससे बनती है, वैसे उसको बोलते हैं एलिफेंट टस्क, ठीक है। एंड अदर थ्रेट्स बाय टेकिंग सुटेबल मेजर्स लाइक डिप्लॉयमेंट ऑफ पेट्रोलिंग स्क्वाड्स। अभी हम देखेंगे ऐसी कौन सी ये स्क्वाड टीम होती है जो कि देखती है। स्क्वाड मतलब कुल मिलाकर फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो गए, कुछ एलिफेंट ही डेडिकेटेड कुछ पुलिस ऑफिसर्स की टीम हो गई, और इंटेलिजेंस गैदरिंग करना। इंटेलिजेंस गैदरिंग मतलब करना कि डेड बॉडीज पड़ी मिली हैं एलिफेंट्स की, उनके जो है दांत टूटे पड़े मिले हैं, या फिर एलिफेंट्स को जितना देखा जा रहा है उनके हाथी दांत नहीं है। तो यानी कि कुछ पेट्रोलिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग होनी चाहिए कि कोई ना कोई इनका शिकार कर रहा है व्यापार करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इंटर स्टेट, रीजनल और नेशनल लेवल की, यानी कि हर एक लेवल की कोऑर्डिनेशन हमें होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट तक। एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और उनके जो भी रेंज स्टेट्स हैं, और कितनी है 22 स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश। अब एक कमेटी बनाई जाती है प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत, इसका नाम याद रखना। ये वैसे एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, हमने देखा भी था इसको, इसका नाम है ना, याद है चलिए, स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। वैसे तो पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में यूज होती है, लेकिन हम यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट के कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी का मतलब क्या होता है, नाम से क्या पता लग रहा है? आपके जो भी मेंबर्स होंगे इस कमेटी के अंदर, वो कुछ कुल मिलाकर ऐसा डिसीजन लेंगे कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए चीज की, स्टीयर करना, समझ रहे हो। स्टीयरिंग वर्ड हम लोग कहाँ यूज करते हैं? गाड़ी के अंदर, ट्रक के अंदर, है ना।
हम बेसिकली एक दिशा दे रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को, किसी एक इनिशिएटिव को। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के। डोंट कंसिडर इट कि मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पर नोट्स के अंदर लिखकर बैठ जाओ कि ये पार्लियामेंट की कमेटी है, पार्लियामेंट का रिपोर्ट प्रस्तुत करती होगी। मैंने आपको ये बताया कि स्टीयरिंग कमेटी, हमने पार्लियामेंट के चैप्टर में शब्द सुना था, ठीक है। आप होशियार चंदों को बहुत डिटेल में जाकर क्लियर करना पड़ता है, फिर आप सॉरी करते रह जाते हो। तो इट इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स एंड साइंटिस्ट। ये एडवाइस करता है सेंटर को ऑन वेरियस प्रोजेक्ट रिलेटेड इशूज। आ गया ना वही चीज़ करके कि हमें डायरेक्शन बेसिकली कहाँ लेकर आनी है, प्रोजेक्ट्स में लिमिटेशंस क्या हैं, क्या चेंजेस लेकर आने हैं, क्या अमेंडमेंट करने हैं, कोई एक्ट को अमेंडमेंट करने की जरूरत है कि नहीं है, और ज़्यादा पेट्रोलिंग स्क्वाड्स को ये बोला जाए कि उनको पावर दी जाए और स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है कि नहीं है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा, टाइगर की हंटिंग तो नहीं हो सकती, एलिफेंट की हंटिंग हो सकती है? क्यों? बंदरों की तो हो जाती है, कुत्तों की तो हो जाती है। हाँ, ये वर्मिन कैटेगरी के अंदर नहीं आता, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद एलिफेंट रिजर्व्स, जैसे टाइगर रिजर्व्स होते हैं वैसे ही हमारे देश में बड़े सारे एलिफेंट रिजर्व्स होते हैं। एलिफेंट रिजर्व्स को एक स्पेशल कैटेगराइजेशन दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी, गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, ये बस ऐसी टर्म है, अंग्रेजी टर्म। कुल मिलाकर ऐसे एरिया को डिमार्केट कर देना, उनकी बाउंड्री बना देना बड़े बड़े एरियाज की, जहां पर एलिफेंट्स अच्छी खासी संख्या के अंदर हैं और जहां पर वो एक एरिया से दूसरे एरिया मूव करते हैं, ठीक है। हाथी, अगर ये देखा गया है कि इसकी मूवमेंट प्लेस ए से बी, बी से सी, सी से डी होती है, लेकिन डी से दोबारा जब वो ई होती है तो वो यहाँ है, एफ यहाँ पर है, जेड तक भी मूवमेंट जो उसकी हो रही है इसी रेंज के अंदर हो रही है। तो ये जो हमने, अगर हम बनाएंगे, हम ये देखेंगे कि एक हाथी का झुंड या ग्रुप जो है बड़े टाइम से इधर ही मूवमेंट कर रहा है, तो इस एरिया को डिमार्केट करके बोल दो एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी, एंड बस जैसे ये डिमार्केट हुआ इट विल बी डिक्लेयर्ड एज एलिफेंट रिजर्व। बताओ, प्रोसेस समझ में आ गया कि एलिफेंट रिजर्व अगर सरकार तुम होगे तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले किसकी मूवमेंट को ट्रैक करना पड़ेगा? एलिफेंट्स की, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक वो फैले हुए हैं। अब अगर देखो, ये चीज़ करना पता है क्यों इंपॉर्टेंट होती है? उनकी मूवमेंट को ये भी देखा जाएगा कि कभी कभार, मान लो, एक और चीज़ बता देता हूँ, आप कहोगे सर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि ये यहाँ पर एक हाईवे, क्या कोई एक रोडवे जैसे केरला के अंदर होता है, तो ये देखा जाएगा कि एलिफेंट अगर यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर कोई ना कोई खतरा है। कोई भी एनिमल कभी ऐसी सड़कों पे नहीं आता है यार, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांस होता है ना, कुछ तो रीजन रहा होगा ना कि क्रोकोडाइल अगर कभी हाईवे पे मिल रहा, होता होगा कि नहीं होता होगा, ठीक है। तो ये इनके नेचुरल हैबिटेट को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो बेसिकली इनकी मूवमेंट देखनी पड़ेगी। इक्के दुक्के अगर ये हाथी अगर रोडवे हाईवे पे आ रहे हैं, इससे और सतर्क हो जाएगा प्रशासन कि एलिफेंट की मूवमेंट को अच्छे से ट्रेस करो। अब इनकी मूवमेंट बाहर फैलती जा रही है तो एलिफेंट रिजर्व का एरिया फिर बड़ा करना पड़ेगा, जल्दी उसको डिमार्केट करके उनको यहीं पर ठूस दो। लेकिन दिमाग में कभी क्वेश्चन आया होगा कि जैसा कि हमने पढ़ा था सर कि टाइगर रिजर्व जो है, और टाइगर रिजर्व्स बेसिकली नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फॉर्म में होते हैं, ये भी कुछ ऐसे ही होते होंगे। अब रिजर्व जहाँ पर भी होता है, एक रूल याद है मयूर के, कुछ वो नहीं होता कि आप मतलब तारे लगा दो, इलेक्ट्रिक करंट के फेंसेस लगा दो, है ना श्रेया, यही तो चीज़ होती है, वरना तो फिर वो मैन मेड हैबिटेट हो जाएगा। याद है वो कंटेक्स्ट, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, तो वो इन सीटू रहकर कहाँ फिर एक्स सीटू हो जाएगा अगर हम तारे वारे ये सब लगा दे तो। इनको तो फ्री रूप से हमें घूमने देना है ना। और ये आते भी हैं रोड पर, हमने बड़ी सारी वीडियोस देख रखी हैं यूट्यूब पर कि बंदा आराम से बाइक से जा रहा है, उस पर जा रहा है तो एलिफेंट का एकदम से अटैक हो गया, झुंड आ गया इनका, ठीक है। अभी बताता हूँ उसके लिए क्या करा जाता है। टाइगर के केस में आपने सुना क्या इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में कोई फेंसेस वगैरह कुछ ऐसी है, इलेक्ट्रिक तारे हैं? नहीं। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट आप किसका मान सकते हो? मतलब ह्यूमंस का टाइगर्स का या ह्यूमन एलिफेंट का ज्यादा? हाँ, टाइगर को देख के तो सूसू छूट जाएगा सबका, है ना।
उससे कहाँ भिड़ेंगे? टाइगर आ रहा होगा, पत्थर लेके खड़े हो जाएंगे। चंबल है। दूसरी चीज़ ये है, एक और चीज़ बताता हूँ। अर्पित, आपको केस पता होगा चंडीगढ़ वगैरह पंजाब के अंदर ये पूरे लेपर्ड वगैरह जो जैसा कि मैंने बताया था घर पर चले आते हैं, तो इंसान अपनी रक्षा के लिए पूरे के पूरे गांव वाले पत्थर मार मार के उसको बेचारे कुएं के अंदर पटक देना या कहीं कुछ कर देना तो जान ले लेते हैं उसकी, है ना। जैसे क्या हुआ था, अब एक गांव था, मैंने आपको कुछ क्लासेस पहले आप लोगों को बताया था, वहां पर एक बच्चे को क्रोकोडाइल खा गया नदी में। गांव वालों ने, इंडिया की बात है, गांव वालों ने उस पूरे के पूरे एरिया के अंदर पता नहीं कितने 650 या 950 क्रोकोडाइल मार डाले थे एक महीने के अंदर गुस्से में। अब ये चीज अच्छी है क्या, बताओ? लोगों ने गलत करा ना। तो 33 एलिफेंट रिजर्व जो है, दे टुगेदर कवर अ टोटल एरिया ऑफ 80,000 स्क्वायर किलोमीटर। मुझे वो बताओ, टाइगर रिजर्व्स का एरिया ज़्यादा है या एलिफेंट रिजर्व्स का एरिया ज़्यादा है? एलिफेंट का ज़्यादा लग रहा है। बोलो बोलो, ये क्या पढ़ा था हमने? एक सेकंड 53 टाइगर रिजर्व जो है, दे अकाउंट फॉर 2.3% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया। अब बताओ, ये 2.3% पूरे भारत का नक्शा ज़्यादा हुआ या 80,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा हुआ? बताओ। 2.3%, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं एलिफेंट? कर्नाटका में। तमिलनाडु और असम, दे हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स, 5 हैं दोनों के पास। केरला के पास 4 हैं, ओडिशा के पास 3 है, ठीक है। मैसूर एलिफेंट रिजर्व कर्नाटका के अंदर, ये सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है हमारे देश का, ओके। टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? हाँ, वो उनकी कोई आप स्टेट नहीं कह सकते हम लोग, एक रेंज हमने पढ़ी थी, याद है? नीलगिरी क्लस्टर, है ना, नागरहोल टू बिलीगिरी रंगा। कहाँ पर है बिलीगिरी रंगा? कर्नाटका, जिसके बॉर्डर टच करते हैं किसको? तमिलनाडु को, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे अगर हम इसको देखें तो, पहले नीचे आ जाओ, ऊपर तो सारी बातें क्लियर हो गई। कोई डाउट किसी को? नहीं ना। अदर कंजर्वेशन मेजर्स, नेशनल लेवल पे क्या इनिशिएटिव लिए जाते हैं? एलिफेंट कॉरिडोर जो है वो बनाया जाता है। कौन बनाता है इसको? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। किसकी सहायता से? स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होते हैं एलिफेंट रेंज स्टेट्स के, यानी कि राज्य की सरकारों की, जो राज्यों में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं और सरकार की सहायता से राज्य की सरकारें जो होती हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो जो कि एक नेशनल बॉडी है, वो एक एलिफेंट कॉरिडोर को डिक्लेयर करता है, ठीक है। एंड कैसे डिक्लेयर करता है? ये प्रोसेस मैंने आपको बताया, उनकी मूवमेंट को ट्रेस करके कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है। उसके बाद ये एलिफेंट कॉरिडोर होते हैं क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक लीनियर नैरो नेचुरल हैबिटेट होते हैं, लिंक बेसिकली, जहाँ पर एलिफेंट अपने सिक्योर हैबिटेट में घूम सकते हैं और वो दूर होने चाहिए ह्यूमन एक्टिविटीज से। दे शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। करेंटली 101 कॉरिडोर्स हैं हमारे देश के अंदर। प्लीज़ मिस्टेक मत कर देना, दिमाग में गलत कंसेप्ट मत फीड कर देना। कॉरिडोर बेसिकली वो है कि वो मूवमेंट कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, कितनी जगह में वो घूमते हैं। एलिफेंट रिजर्व्स एक डेडिकेटेडली प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके लिए, ठीक है। ये एलिफेंट रिजर्व्स ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, लेकिन ये जो रिजर्व्स हैं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये सारे के सारे कॉरिडोर से बनकर ही एलिफेंट रिजर्व्स बनते हैं। ये जो मूवमेंट है, ये कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, ये एक प्रकार से कॉरिडोर ही तो है इनके लिए। और ये जो ग्रीन कलर की बाउंड्री एलिफेंट रिजर्व हो गया इनके लिए, बताओ, है ना। तो एलिफेंट रिजर्व कितने? 33। कॉरिडोर कितने? 101। जय श्री गणेशा।
उसके बाद नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम गज यात्रा, इसको एक एनजीओ ने लॉन्च करा था, एनजीओ का नाम था वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और एक इनिशिएटिव है हाथी मेरे साथी। इसका एम बेसिकली ये होता है कि अवेयरनेस को रेज करना किसके रिगार्डिंग कि जो वाइल्ड एलिफेंट्स के जो हैबिटेट हो रहा है वो श्रिंक हो रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस जो वहाँ पर हो रही है, और एलिफेंट कॉरिडोर्स को कैसे सिक्योर करना है। उसके बाद जो मैं पुलिस फोर्स के बारे में आपको बता रहा था ना, ये है उसका नाम एलिफेंट टास्क फोर्स। इसको सेटअप करा गया था कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है जो 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो एलिफेंट कंजर्वेशन के एफर्ट जो चलते हैं वो ठीक है कि नहीं है, और फ्यूचर इंटरवेंशन कैसे करनी चाहिए और फ्यूचर में इन पॉलिसीज को कैसे मोल्ड करना चाहिए। 2010 में इस टास्क फोर्स को सेटअप करा गया था। उसके बाद इसको नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर करा गया था 2010 के अंदर। इसको इसलिए डिक्लेयर करा गया था क्योंकि इसका एक यूनिक रोल है किसमें, ये टर्म देखना, सोशियो रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल। ये लाइफ पीपल नहीं है, लाइफ ऑफ पीपल। नॉर्थ इंडिया में आपको ये वाली चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर बड़े सारे जो अमीर लोग होते हैं वो शादियों में बुलाते हैं इनको, इनसे प्रोसेशन निकलता है पूरा का पूरा शादी बारात के टाइम पर। और बहुत बार जो ट्रेंड एलिफेंट्स होते हैं आपको पता होगा, उनको एक बॉटल में गंगा जल लेकर एंट्रेंस पे खड़ा कर दिया जाता है जहाँ से बाराती एंटर कर रहे होते हैं, और वो सूंड से अपनी जो गंगा जल या जो पानी है वो छिड़कते हैं बारातियों के ऊपर, है ना। और किसका रूप माना जाता है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है, एनिमल को हम जैसे जो हिंदू लोगों में वो हर्ट क्यों नहीं करेंगे, किसका रूप मानते हैं हम लोग इनको, गणेश जी का। तो आप पत्थर उठा के मारोगे क्या? रीहैब, इसको देखना, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। इसका अगर क्वेश्चन आया ना कि रीहैब को किसने लॉन्च करा है, आप एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे अगर आपने आर्टिकल सुन नहीं रखा है तो। सोच के देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, और ये रीहैब, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? देखो, ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का इनिशिएटिव है। कहाँ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, कहाँ इसका ये इनिशिएटिव? देखो, जो भी ये इनिशिएटिव है इसमें होता क्या मैं आपको बताता हूँ। रीहैब के अंदर हम लोग एक सरकार मतलब जो है हनी बी के बॉक्सेस जो है उसको अरेंज करती है जिसमें मधुमक्खियां हैं तगड़ी वाली, ठीक है। इंसानों को काट ले तो ठीक है भाई, उनको बुखार चढ़ जाएगा, मतलब बहुत जहरीली नहीं है, नॉर्मल मधुमक्खियां जो होती हैं, बुखार तो चढ़ ही जाता है अगर इतनी सारी मधुमक्खियां आगे 15-20 लिपट जाए अगर आपसे तो, ठीक है। अब यहाँ पर करा क्या जाता है, यहाँ पर जो एलिफेंट कॉरिडोर है ना, ये मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात करी थी कि मैं फेंसिंग के बारे में आपको बताऊंगा। ये है एलिफेंट कॉरिडोर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, नॉर्मल सी तारें बांध रखी है, कोई करंट वरेंट नहीं है, लोहे की तारें नॉर्मल सी बांध रखी हैं। यहां पर क्या होता है मैं आपको बता रहा था, हमने नॉर्मली लोहे के कुछ फेंसेस यूज करे, ठीक है। इस पे क्या करा हमने, धागे से बांध कर या किसी भी चीज से, लोहे की तारों से बांध कर मधुमक्खियों के डब्बे टांग दिए। सुनना है कितनी यूनिक चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डायग्राम याद आ जाएगा फिर, अगर आप अच्छे से देख रहे हो समझ रहे हो। अब यहां पर इनके अंदर ये मधुमक्खियां, हाथी और चींटी की कहानियां बचपन में बहुत सुनी होंगी आपने, राइट। हाथी ना बड़ी चीजों से एनॉय नहीं होता, छोटी सी चीज अगर उसको काटे नोचे ना तो वो बहुत मतलब बावला हो जाता है, बौखला जाता है, वो भूल जाता है कि वो किस गुस्से में था, किस क्रोध में था, उसको मतलब वो जैसे होता नहीं कि जो पर्सन है इतनी असमंजस में आ गया कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है, ऐसी हाथी हो जाता है। अब क्या,
ये मधुमक्खियां क्या हाथी की जान ले लेंगी अगर ये मधुमक्खियां हाथी को काट ले तो? बताओ, ये मधुमक्खियां जान ले सकती हैं हाथी की? किसी के हाथी के पीछे पड़ जाए तो जान ले लेंगी उसकी? बोलो भाई। फेंसेस हैं, धब्बे टंगे हुए हैं, सारी मधुमक्खियां एक हाथी के पीछे पड़ गई, जान ले लेंगी उसकी? भाई साहब बैठ के सोच रहे कबर कसम से भगवान। श्रेया गूगल कर रही इतनी देर में, कैन हनी बी किल एन एलिफेंट। गूगल भी रिप्लाई दे रहा, भाग यहाँ से। हाँ वही तो। नहीं देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, हम ये क्यों कर रहे हैं? जैसी एक दो मधुमक्खी काटेगी, हाथी पागल थोड़ी रहा कि सारी मधुमक्खी से अपने आप को कटवाएगा, वापस भाग जाएगा इस कॉरिडोर के अंदर। हाथी इस तरफ आ रहा था बाहर निकलने के लिए, हाथी वापस जाएगा। फिर यहाँ पर हाथी इस तरफ जा रहा था बाहर निकलने के लिए, हाथी वापस यहाँ पे लौटेगा। हम यहाँ पर ऐसा करके किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अंदर हाथी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बाहर एक नए जानवर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो है इंसान। अरे मधुमक्खी को तुम भेजेंगे कॉरिडोर में कि हाथी बेटा दूर रहे, ये याद है लास्ट टाइम तेरे को काटा था, अब तू दूर रहे, अब जाना नहीं है। जैसे आप वो वीडियोस नहीं आती अर्पित कि वो कुत्ता होता है, वो बिजली के फेंसेस से चिपक गया, फिर नहीं जाता वो उसके पास काफी दिन तक। तो यहां पर क्या है कि हाँ यहां पर हमें एक सेकंड क्या कॉरिडोर, मैं वही तो बता रहा हूं, यही तो अब मैं राज खोल रहा हूं कि एलिफेंट कॉरिडोर नहीं होते ओपन, सारे नहीं होते। जिस जगह पर जिन राज्यों के अंदर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, अब ये फेंसिंग करी गई है, और इस फेंसिंग को हम लोग सॉफ्ट फेंसिंग बोलते हैं। सॉफ्ट इसलिए कोई करंट तो तोड़ नहीं रहा है, ये मधुमक्खियों के डब्बे ही तो टंगाए हैं सिर्फ हमने, लगाए क्यों नहीं की इनिशिएटिव। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, आप कल को अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो या कहीं पर भी अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है कि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा है, नॉट ऑफ शेर चीता वगैरह, नॉर्मल एनिमल्स, कोई नील गाय को लोग मार रहे हैं या कुछ भी मार रहे हैं, आपको ये इनिशिएटिव याद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? है ना, इनोवेटिव है। बस याद रखने वाली बात यह है, अब ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यहां पर जिक्र क्यों आया, इसके पीछे एक राज है, वो बताता हूं मैं आपको। हमारे देश में हनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ना ये यूज होता है, सॉरी ये कमीशन रिस्पॉन्सिबल है कि हनी की प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़े और हनी बी की फार्मिंग प्रमोट हो, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अब देख रहे हो दो चीज है, लोग सिर्फ ना इसमें खादी को देखने लग जाते हैं, उनको गांधी जी की और चरखे की याद आ जाती है। दूसरा भी तो टर्म देख लो ना, विलेज इंडस्ट्रीज। गांव में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज क्या होंगी? ये जो शहद बनता है शहरों में बनता है कि गांव में बनता है? ज्यादा से ज्यादा मधुमक्खी के छत्ते हमें शहरों में देखने को मिलते हैं, गांव में देखने को मिलते हैं? गांव में, है ना। हनी जी आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? आपके घर पे जैसे आपको हनी बुलाते हैं, तो आपने क्या कहा था अभी मुझे? मैंने इससे पूछा कि तुम यू आर स्वीटर या फिर तुम स्वीट हो या कड़वी हो, तो कह रही है स्वीटर देन हनी। मन तो नहीं है बिल्कुल भी इस बात को मानने का, लेकिन दुखी मन से चलो मैं मान लेता हूं। ये जो हनी मिशन है ना, हरनीत का घर पे नाम हनी है, ये जो हनी मिशन है इसको कहा जाता है स्वीट रेवोल्यूशन। ये चीज याद रखना। ठीक है हरनीत, अब ये तुम्हें भूलना नहीं है तो टैटू करवा लेना आज, ठीक है, कमर पे, गर्दन पे, हर जगह, कि घर वालों को बोलना आज से मुझे हनी नहीं स्वीट ही बुलाया करो, ठीक है। स्वीट रेवोल्यूशन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार ये इसमें ना मेरे एक टेस्ट सीरीज में नंबर कट चुके हैं अभी कुछ महीने पहले। मैं कर रहा था सेल्फ टेस्ट बैठ के, और वहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन था शुगर केन की प्रोडक्शन। तो मैंने कहा यार हनी के कंटेक्स में तो कभी सुना नहीं है मैंने स्वीट रेवोल्यूशन, मैं कहा शुगर केन में ही होगा शायद से, लेकिन वो ये इलॉजिकल, जब कुछ पढ़ा ही नहीं है तो ब्लफ करूँगा नॉर्मली तो ठुकूँगा तो है ही, तो ठुक गया उस क्वेश्चन के अंदर। तो ये याद रखना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हनी बी की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन है? KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और हनी प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए अगेन वही, क्योंकि हनी बी की फार्मिंग अगर वो प्रमोट करता है तो हनी प्रोडक्शन को भी वो करना है। हनी मिशन किसका? KVIC का। स्वीट रेवोल्यूशन किसका? KVIC का। हनी मिशन को क्या कहते हैं? स्वीट रेवोल्यूशन। स्वीट रेवोल्यूशन को क्या कहते हैं? हनी मिशन। बस समझ में आया ये सब कुछ? तो ये नई चीज़ अच्छी लगी है, अंडरस्टैंडिंग बड़ी इससे। उसके बाद दूसरा इनिशिएटिव,
करंट अफेयर सही जा रहे हैं ना श्रेया? बोरिंग तरीके से तो नहीं पढ़ा रहा? इजी लग रहे हैं ये? ठीक है, क्या क्या दिखाओ ज़रा बोरिंग, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, दूसरे इनिशिएटिव, बिल्डिंग हार्ड एंड सॉफ्ट बैरियर्स, ठीक है, जैसे ट्रेंचेस एंड फेंसेस। लेकिन ये इनको अवॉइड करने के लिए रीहैब आया था। याद करो वो हड़प्पा वाली फोटो, सब लोग वो हाथी को गड्ढे में फंसा कर गिरा गिरा के पत्थर दबा दबा के मार देते थे, फिर काफी महीनों तक उसका मांस खाते रहते थे, याद है? तमिलनाडु की बुक है ना? ये नहीं करना। ट्रेंचेस क्या होता है? गड्ढे। फेंसेस, अब ये वो वाली फेंसेस हैं, इसमें दौड़ेगा 400 वोल्ट का करंट। अच्छा, अब एक नई ये स्क्वाड्स है, आप ना इसको स्टिकी नोट में ना श्रेया या बाकी लोग भी PMFIS की बुक के अंदर लगा देना श्रेया। पता है क्यों? हर जगह काम आ जाएगा। आज मैं बैठ के सोच रहा था इसको, एंटी डेप्रिडेशन स्क्वाड्स, एंटी डिप्रेशन स्क्वाड में लिख देना, एंटी डेप्रिडेशन स्क्वाड। इसको PMFIS की बुक के शुरू में ही लगा लेना, जो कवर होता है उसका बाहर बाहर से लगा लेना। क्यों लगा लेना बताता हूँ अभी। डेप्रिडेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ अटैकिंग, प्लंडरिंग, लूटना, बर्बाद करना किसी भी चीज को, वो। अब एंटी डेप्रिडेशन क्या हुआ? उस पर्यावरण, वहां पर फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करना। कभी भी सॉल्यूशन लिखना हो श्रेया तो एंटी डेप्रिडेशन स्क्वाड से एक नई इनोवेशन है, नया ब्रेन चाइल्ड है भारत की सरकार का और राज्य की सरकारों का। इसको अपने स्टिकी नोट को उस पर लगा लेना। PMFIS के सेकंड एडिशन जो आपके पास बुक है उसके इंट्रो पे। उसके बाद कंट्रोलिंग एलिफेंट पॉपुलेशन, इनिशिएटिंग ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स और कंपनसेटिंग फॉर लॉसेस टू लाइव एंड लाइवलीहुड। ये किसके लिए? कंपनसेट किसको करेंगे? ह्यूमंस को भी, ठीक है, एंड प्लस यार एलिफेंट्स को भी। इनका भी ध्यान रखेंगे कि यार देखो, इंसान जैसे कोई एक इंसान मर गया किसी के टाइप में, उन्होंने भी तो फिर पत्थर मार मार के या कुछ भी कर करके एलिफेंट को मार डाला। ये चीज़ ठीक थोड़ी ना है। अब हम उसकी लाइफ को कंपनसेट कैसे करेंगे बताओ? इसको स्ट्रिक्ट बनाकर। अगर ये हनी बीन काम नहीं करेगा ना ये बग से, अब बिजली की तारें दौड़ेंगी बेटा यहाँ पर। अभी तभी तो लिखा हुआ है अदर इनिशिएटिव्स, ये बिल्डिंग हार्ड एंड सॉफ्ट बैरियर्स, ठीक है। ग्लोबल लेवल पर क्या चीज़ें चलती हैं? अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इससे आपका एक डेडिकेटेडली चैप्टर का बहुत मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा PMFIS का, माइक प्रोग्राम। ये शंकर IAS में आता था जब से वो बुक आई थी साल 2013 के अंदर, जो दूसरी बुक है जो कि पढ़ते रहते हैं लोग माइक के बारे में। लेकिन अभी तक UPSC ने पूछा नहीं, आई डोंट नो व्हाई। 11 साल हो गए सिलेबस को चेंज करे हुए, बस माइक ही रह गया पूछने के लिए। टाइगर के बारे में पूछ लेता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माइक साइट्स नहीं पूछा। आज आपकी इंडिया के अंदर सारी कवर हो जाएंगी। यहाँ से आपका PMFIS का एक मेजर सेक्शन, मेजर सरदर्दी यहीं से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल लेवल पर एक प्रोग्राम है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। इलीगल तरीके से जो एलिफेंट्स को माना जाता है उसको मॉनिटर करना प्रोग्राम। इसको लॉन्च करा गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रेजोल्यूशन जो था साइट्स का, वो साइट्स के अपेंडिक्स होते हैं ना, अपेंडिक्स 1, 2, 3, 4, ठीक है। दो चीजें याद रखना, एक ही आपका साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। दूसरा ये साथ में मिलके काम करते हैं, ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ओके। अब आ जाओ यहाँ पर, 2003 में इसको लॉन्च करा गया था इन साउथ एशिया। क्या होता है इसके अंदर? यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है सभी एलिफेंट रेंज स्टेट्स को, कंट्रीज को, ठीक है, कि किस तरीके से अप्रोप्रिएटली मैनेज कर सके, एनफोर्स कर सके डिसीजन को, और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बिल्ड कर सके एनिमल की प्रोडक्शन के लिए। करेंटली 28 साइट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं माइक प्रोग्राम के अंदर एशिया में, जो कि 13 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिया के पास खुद के पास इन 28 में से 10 साइट्स हैं, ठीक है। 2017 के अंदर आ गया ना IUCN और साइट्स ने मिलकर काम करा, ठीक है। इट वो 2017 के अंदर IUCN वॉज एंगेज बाय साइट्स कि तुम माइक एशिया प्रोग्राम को 2 सब रीजन में इम्प्लीमेंट करो। एक उसकी डिवीजन थी साउथ एशिया में करो। इसको करने वाला कौन? IUCN का क्या एक ऑफिस है नई दिल्ली के अंदर, IUCN इंडिया कंट्री ऑफिस इन न्यू दिल्ली। दूसरा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर करो,
ये है IUCN एशिया रीजनल ऑफिस इन बैंकॉक, ठीक है। इंटरनेशनल एलिफेंट फाउंडेशन, ये एक नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है इंडिविजुअल्स का और इंस्टीट्यूशंस का, विच इज डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट वर्ल्ड वाइड। एंड उसके बाद एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2011 में हुई थी। इट वॉज होस्टेड बाय इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड किस किसने पार्टिसिपेट करा था? बोट्सवाना, कॉन्गो, इंडोनेशिया, केनिया, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड एंड 8वीं है इंडिया, इसलिए उसको बोला जाता है 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग। 8th नहीं है, 8 है, ठीक है। पार्टिसिपेट करा था इसमें। कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं, मतलब अभी आर्टिकल हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी हमें हाथियों के बारे में भी जानना है। इस पूरे के पूरे जो मुद्दा है हाथी की कंजर्वेशन को, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट एफर्ट जो है सरकार का और सभी स्टेक होल्डर्स का, उसने की रोल प्ले करा है कि एलिफेंट की पॉपुलेशन जो है हमने सिक्योर करके उसको सेफ गार्ड करके रखी है। लेकिन हमें एक डेडिकेटेड अथॉरिटी भी चाहिए ऑन लाइन्स विद NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तरह। आपको यहाँ पर कोई डेडिकेटेड अथॉरिटी कोई मिली, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी मिली कोई पूरे आर्टिकल में? पता है क्यों? यहाँ पर एक क्यों तो छोड़ो, मतलब आपको एक क्वेश्चन जो मिल सकता है वही मिल सकता है कि देयर इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और कमीशन और इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स। ट्रू और फॉल्स? नेक्स्ट स्टेटमेंट ही आ जाएगी, स्टैट्यूटरी बॉडी इज ऑल्सो देयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स। गलत। चैलेंजेस क्या एलिफेंट कंजर्वेशन में? हैबिटेट उनका डिग्रेड हो रहा है, इनएडिक्वेट फंड अलॉटमेंट। ये याद है टाइगर कंजर्वेशन में भी श्रेय चैलेंज था कि जितना उनको चाहिए होता था फंड मिल नहीं पाता या फिर फंड डिले होता है, ठीक है। राइजिंग केसेस ऑफ ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, मॉनिटरिंग, माइग्रेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, चले जाते हैं एलिफेंट कॉरिडोर को छोड़कर बाहर निकल गए, एंड लैक ऑफ ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स। अभी जो हम एलिफेंट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं अर्पित, क्या ये सब जगह आ गया होगा? ये फेंसेस वगैरह, हनी बी वगैरह, ये सब कुछ बताओ। इतना ज़्यादा अच्छा देश है हमारा, सारे राज्य इतने अच्छे हैं कि कोऑर्डिनेट करके ये ला रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। माइक साइट्स के बारे में देखते हैं हम लोग। 10 साइट्स हैं हमारे देश के अंदर, वो बोल रहा था ना। नंबर 1 शिवालिक उत्तराखंड के अंदर, नंबर 2 ईस्टर्न दुआर वेस्ट बंगाल, असम के अंदर 2 हैं, चिरांग रिपू, धंगपटकी, अरुणाचल के अंदर दियोमाली, गारो हिल्स मेघालय, मयूरभंज ओडिशा, नीलगिरी तमिलनाडु, वायनाड केरला, मैसूर कर्नाटक। ये याद रखना है आपको, ठीक है। PMFIS के अंदर फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। अब हम लोग जानते हैं हाथियों के नेचर के बारे में। सबसे पहले ये डायग्राम्स जिनको इग्नोर नहीं करा जा सकता। IUCN में इनका स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड स्पीशीज। टाइगर का भी यही था क्या? साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में आते हैं। देख लो एक बार टाइगर की तरफ, सेम एंडेंजर्ड अपेंडिक्स 1 4 शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेम है एलिफेंट और इनका। प्रोटेक्शन स्टेटस, एक लाइन आ सकती है, मैं बता रहा हूं। प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इज सिमिलर ऑन ईच एंड एवरी ग्राउंड एज दैट ऑफ एन एलिफेंट। ट्रू और फॉल्स? फिर से दिखा देता हूं। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर एंडेंजर्ड साइट्स का अपेंडिक्स 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 बन जाएगी स्टेटमेंट कि अगर ये आ जाए कल को, उस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स कहने के लिए हमें ये याद होना चाहिए और उसका कनेक्शन हमें टाइगर वाले के साथ होना चाहिए। इसलिए इसलिए मैंने बोला था ना कि एनवायरनमेंट के सारे नोट्स जो हैं वो एक ही जगह पर, IR के एक पे, सिक्योरिटी एक पे, ताकि कनेक्शन कर पाओ। क्रॉस रीडिंग करते हुए क्या होगा, बार बार रिवीजन करते हुए क्या होगा, क्रॉस कनेक्शन अपने आप जाग जाएगा। अब इंडियन एलिफेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। नाम है इसका इंडियन एलिफेंट, जो भारत के अंदर जो हाथी मिलते हैं, साइंटिफिक नेम एलिफेस मैक्सिमस इंडिकस, ठीक है।
याद करना है कि नहीं करना है? मैंने आपको प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा के बारे में बताया था, तो यार तब से थोड़ा सतर्क हो जाओ। 1 साल के करंट अफेयर की बात होती है, लबासना जाके भूल जाना, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाईली इंटेलिजेंट एनिमल होता है, ठीक है? परिवार के साथ रहना पसंद करता है। कम्युनिकेशन जो इसकी होती है वो सोफेस्टिकेटेड होती है। सोफेस्टिकेटेड का मतलब, वैसे अगर इंसानों की भाषा में बात करें तो उसका मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा बंदा जिसके बात करने से पता लगे ही और शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अबाउट वर्ल्ड, कल्चर, आर्ट, मतलब वो दुनिया घूमा हुआ है, दुनियादारी के बारे में सब कुछ जाना हुआ है, उसका एक्सपीरियंस बहुत है। ये भी कम्युनिकेशन जब ये करते हैं तो मतलब ऐसे सिखा रहे होते हैं अपने ग्रुप्स को, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट जिन्होंने स्टडी करा है कि यार कितनी दुनिया घूम रखी है, पता नहीं कितना जानते हैं पर्यावरण के बारे में, अपने आसपास के हैबिटेट के बारे में, और जो बाकी एनिमल्स रह रहे हैं वो तो उल्लू हैं, फिर इसका मतलब वो तो कुछ भी नहीं जानते हैं। उनसे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा इनका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो हाई। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कैसा? दे हैव द एबिलिटी टू फील दुख एंड कंपैशन फॉर अदर एनिमल्स, और अपने साथियों के लिए तो होता ही है। अब ये क्वेश्चन इस लाइन से पूछा था यूपीएससी ने साल 2020 के अंदर, जो क्वेश्चन बना था कि जो फीमेल एलिफेंट होती है वो लीड करती है कि नहीं करती, तो फॉर्म ऑफ हर्ड्स ऑफ रिलेटेड फीमेल्स, इट इज़ लेड बाय द ओल्डेस्ट फीमेल। जो सबसे बड़ी उम्र के अंदर जो महिला आती होती है वो लीड कर रही होती है। इनकी सोसाइटी पेट्रियार्कल नहीं होती, मैट्रियार्कल होती है। इनका लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है। कितने टाइम के अंदर एक इंसानी लेडी होती है बच्चा पैदा कर लेती है? 9 महीनों के अंदर ना, डबल टाइम पीरियड 18 से 22 महीने लगते हैं। जेस्टेशन पीरियड में आपको बता दूं क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक। वो ड्रामेबाजी नहीं होती, वो पहली उल्टी होती है, चक्कर खा के गिर गई औरत, फिर घर वालों ने कहा क्या हुआ, डॉक्टर आया कि अच्छी बात है, ये तो बधाई वाली खुशी वाली बात है, और फिर एक नालायक बेटा या बेटी पैदा हो गए। वो तब से लेकर जो ये पीरियड चलता होता है नौटंकी का, ये जेस्टेशन पीरियड हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है? इनके अंदर 18 से 22 महीनों का होता है। उसके बाद एडल्ट, ये चीज़ देखना, एडल्ट मेल एशियन एलिफेंट जो होते हैं, याद रखना यहाँ पर बात चल रही है एशियन एलिफेंट्स। ऑल आ जाएगा यूपीएससी में अगर देना होगा, वो ट्रैप फंसा देगा ऑल एलिफेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, नहीं। एडल्ट मेल एशियन एलिफेंट जो होता है उसमें ये चीज़ ऑब्जर्व करी गई है, वो ज़्यादा ही इज़ लेस सोशल देन फीमेल्स। वो लफड़ू कम होता है, लफड़बाज कम होता है, वो उसको ज़्यादा चूचा पड़ करना पसंद नहीं होता इनकी। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो सबसे बात करती हैं, ठीक है? उसके बाद लेकिन जो जितनी कम बात करता है ना, मैं तुमसे हमेशा बोलता हूँ ना, जो जितना कम बोले, चुप चुप कर बैठा रहे, नजरें झुका झुका कर बात करे, 1 नंबर का मादर इंसान होता है वो। जो बंदी जितना कम बात करे, एक बंदा जितना कम बात करे, सबसे हरामजादा है, हरामजादी 1 नंबर के मादर वो इंसान होते हैं, ठीक है? अब इनके अंदर क्या है? ये चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ बोलते नहीं, ज़्यादा लेस सोशल। क्यों? बीवियाँ हर करतूतें पकड़ लेंगी। क्या हरकतें देखो इनकी, दे एंटर मस्ट, ये होता है लफड़बाजी। क्या करूँ, और लेडीज़ में हूँ आदत से मजबूर। क्या है आदत? ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है टॉम बॉयश बनने की, टॉम बॉयश कह रहा हूँ सॉरी, प्ले बॉयश बनने की। क्या? मेट सर्चिंग स्ट्रैटेजी फॉर ओल्ड मेल्स। ये 30 साल से ऊपर जो हाथी हो गए होते हैं वो निकलते हैं, अदाएं बिछा बिछा कर, बगल में जाकर हथनी के अंदर खड़े होकर, और उनसे फिर शेरो शायरी करना, उनको पटाने की स्ट्रैटेजी होती है। और हर साल ये इस स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व माहिर होते हैं। क्यों? आराम आराम से चलते हैं। अब 1 साल के अंदर अंदर इंसान की नीड तो आई जाती है ना, फिजिकल नीड्स, तो उसको बस फुलफिल करने के लिए। और 30 साल से जो ऊपर होते हैं तो उनको लगता है कि दे आर वेरी हैंडसम, अट्रैक्टिव, और ये इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं फीमेल्स को पटाने की, जो मेल्स के अंदर होती है मस्त, MUSTH, मस्त, ठीक है? तो ये जाते हैं और बगल में खड़े होके शेरो शायरी, गाने गाना, जो भी अपनी अदाएँ होती हैं इनकी भाषा में जो पटाने के वो कहते हैं। तो देख रहे हो, दे आर लेस सोशल, ऊपर लिखा हुआ था। चलिए हरकतें देख रहे हो, तो मतलब कम बात करते हैं। अब बताओ मैंने क्या गलत बोला? जो कम बोलता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है? उसके बाद हैबिटेट, दे आर फाउंड इन द सेंट्रल एंड द साउथ वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, एंड इन सम पार्ट्स ऑफ द सदर्न पेनिनसुला। और ये इससे याद नहीं होगा आपको कि रीजन वगैरह क्या है, मैं तो बल्कि आपको ये कहूँगा, आप इधर आ जाओ माइक साइड्स पे, इसी को याद कर लो पेपर था, आपका सारा मार्क भी हो जाएगा। इंडिया का मैप भी आपको वैसे IR वगैरह करके जाओगे तो बनाना आता ही होगा। ये याद कर लो तो आपको एलिफेंट कॉरिडोर से एलिफेंट साइड सारी पता लगी जाएंगी वैसे भी। उसके बाद, और ये ऊपर से तो आपको बात पता ही है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कर्नाटका, फिर केरला, फिर असम, बस वही चीज़ है। उसके बाद थ्रेड्स,
ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, पोचिंग, लॉस ऑफ, हाँ एक इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ जेनेटिक वायबिलिटी। बाकी सब तो कोई दिक्कत तो नहीं, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, हैबिटेट का लॉस होना और पोचिंग, ठीक है। जेनेटिक वायबिलिटी का मैं आपको मतलब बताता हूँ। जेनेटिक वायबिलिटी का मतलब ये होता है एक ऑर्गेनिज्म की प्रोबेबिलिटी कि जो विनाशकारी प्रभाव जो पड़ रहा है किसका, इन ब्रीडिंग का, उसको वो अवॉइड कर सके। अब कब तक कर सकता है वो भाई ईश्वर की मर्जी होती है, इंसानों में भी और एनिमल्स में भी। अब इन ब्रीडिंग का मतलब समझना पड़ेगा, मैं पहले जेनेटिक वायबिलिटी को जानने से पहले, इन ब्रीडिंग का मतलब होता है जब इंसान या जानवर अपने क्लोज वंस के साथ ब्रीडिंग करें, सेक्स करें, रिप्रोडक्शन करें ओवर मैनी जनरेशन, उसकी वजह से आपके ना जीन्स खराब हो जाते हैं। अब जेनेटिक वायबिलिटी इनके अंदर अभी तक थी, अब वो कम हो रही है, यानी कि रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इनकी बदल गई है। क्यों? आपस में ही रहते हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स होता है। तो जैसे कि जेनेटिक वायबिलिटी का एक जो केस था ना, वो इंडिया में हो रहा है, केस क्या था अभी भी चल रहा है, पारसीस मुसलमानों से भी क्लोज वंस में शादी करते हैं एंड इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पहले जब उनका फर्स्ट गवर्नमेंट आई थी तो जियो पारसी स्कीम चलाई थी, अब जियो पारसी आई थिंक 2 चल रही है। जियो पारसी यस, जियो पारसी की सेकंड अब वो चल रही है। इनको ये बताया जा रहा है कि देखो अपने क्या कहते हैं, शादी वगैरह और जो रिप्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा अपने अपने समाज के अंदर वो इतना मत करो और आगे फैलाओ उसको, ठीक है। दे बिलोंग टू द रिलीजन ऑफ ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, फायर की पूजा करते हैं, ठीक है। 24 घंटे आग जलती ही रहती है इनके घर में किसी न किसी प्रकार की, एंड दे आर द वेरी रिच कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, वेरी वेरी रिच कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद हाँ, और ये इंडिया के अंदर जो पारसीज हैं वो हिटलर के टाइम पर जो ज्यूज जो भागे थे दुनिया के इधर उधर कोनों में, तितर बितर जो हुए थे, वो दे आर द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द मतलब ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, जो ज्यूज हैं, और वो पारसीज हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, धमाल के अंदर उसका बाप नहीं होता, फर्स्ट जो धमाल है वो ये जो करते रहते मारो डिग्रो, ये वही है, ठीक है। तो जेनेटिक वायबिलिटी का मतलब पता लग गया। अब मतलब क्या होता है कि जैसे आप इनब्रीडिंग कर रहे हो, अपनी उसमें शादी कर रहे हो, कोई बात नहीं, मासी की बेटी से, चाचा के लड़के से, इससे उससे, तो वो ठीक है भाई, जब तक आपके रिप्रोडक्शन हो रही है, टाइम के बाद जाकर वो हो सकता है कि जीन्स जो हैं वो बेकार होने लग जाए, यही इनके साथ दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड आइसोलेशन, ज़्यादा कोई है नहीं आसपास आती तो आपस में ही वो करके, तभी तो ये भाई साहब निकलते हैं मयूर एनुअली मस्त करने। अब इसको कैसे याद करा जा सकता है, मस्ती करके याद कर लो, तो जब टर्म सामने होगा MUSTH करके तो आप याद कर ही लोगे। उसके बाद एलिफेंट का रोल क्या होता है एज अ की स्टोन स्पीशी, एंड अगर मैं आपको याद दिला दूं, की स्टोन हमने यहाँ पढ़ा था, जिसके ऊपर पूरा का पूरा इकोसिस्टम का सर्वाइवल निर्भर करता है ना, उसको कहते हैं हम लोग की स्टोन स्पीशी। इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। लैंडस्केप आर्किटेक्ट होते हैं एक तो ये, जो ओवर ग्रोथ होती है सर्टेन प्लांट्स की उसको प्रिवेंट करते हैं, खा लेते हैं उसको। अच्छा, ये वेजिटेरियन होता है नॉन वेजिटेरियन होता है एलिफेंट? मांस नहीं खाता कुछ भी? खाता है कि नहीं खाता है? नहीं खाता यार, नॉन वेजिटेरियंस की तरह पागल थोड़ी ना। हाँ, सीड डिस्पर्सल, ईट प्लांट्स फ्रूट्स एंड सीड्स, और सीड्स को रिलीज करता है व्हेन दे डेफिकेट, ठीक है, इन अदर प्लेसेस। तो इसका जो डंग होता है जब वो सूखता है और वो वाइप आउट हो गया पूरा का पूरा, जो सीड्स हैं वो स्कैटर हुए, ज़मीन के अंदर गए, बारिश हुई, सॉइल के अंदर जाके उनकी प्लांट ग्रोथ हो गई। न्यूट्रिशन, एलिफेंट डंग जो होता है, जो इनका गोबर होता है, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। इकोनॉमिक एंड कल्चरल वैल्यू, इट ब्रिंग्स टूरिज्म, पार्ट ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको साउथ इंडिया का बताया। ब्रिंग टूरिज्म कैसे, जब ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जाकर लोग शेर चीतों को भी देखते हैं ना, तभी वो हाथी के ऊपर बैठ के देख रहे होते हैं, अगर जीप का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। पता होगा अर्पित, ये वाली बात है ना।
हाँ, क्योंकि जो ये जो शेर चीते हैं, टाइगर वगैरह होते हैं, ये एलिफेंट से डरते हैं, ठीक है, उसके बड़े साइज की वजह से। उसके बाद डिफरेंस क्या होता है एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में? IUCN का स्टेटस एशियन एलिफेंट का एंडेंजर्ड है, अफ्रीकन एलिफेंट में दो प्रकार है। सवाना एलिफेंट जो है वो एंडेंजर्ड है, फॉरेस्ट एलिफेंट जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साइज, इनका साइज स्मॉलर होता है। वजन जो है देख रहा हूँ मैं, सिर्फ 3000 से 6000 किलो, ठीक है। और अफ्रीकन एलिफेंट दे आर लार्जर, वेट होता है इनका 4000 से 8000 किलो, ठीक है, ऑलमोस्ट 6, थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है। स्मॉलर राउंडेड ईयर होते हैं, लार्ज फैन शेप्ड ईयर होते हैं। अच्छा, इनको भगवान ने बड़े बड़े कान क्यों दे रखे हैं? क्या साइंटिफिक रीजन है इसका? डिसिपेट, हीट को डिसिपेट करते हैं इनके कान, है ना। गर्मी बहुत लगती है, पंखा चला सकते हैं, चलिए हाथ में पंखा लेके, है ना। नहा सकते हैं और नहला भी सकते हैं। विद्युत जांबाल एक्टर को आप लोग जानते होंगे, कलारी पट्टू का बहुत बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है वो। और कलारी पट्टू की आर्ट फॉर्म होती है जो कि बागी मूवी के अंदर ये टाइगर श्रॉफ जो सीखता है उधर जाकर, ठीक है, कलारी पट्टू कहते हैं उसको। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कलारी पट्टू के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में साल 2013-14 में प्रीलिम्स के अंदर। और हमारे आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया के अंदर जो साउथ इंडिया की आर्ट फॉर्म्स है, जो भी आर्ट फॉर्म्स होती हैं वो हम सारी पढ़ेंगे। तो वहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर बड़ी सारी प्रक्रिया चलते हैं। विद्युत जामवाल भी एक बारी ऐसे ही करके, एक उसकी वीडियो आई थी, वो एलिफेंट उसको नहला रहा था अपने सूंड में पानी भर भर के, और ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपने देखी भी होंगी, ठीक है। कंपैरेटिवली स्मूदर स्किन इनकी होती है, स्किन इज मोर रिंकल, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं इनके। इसका रीज़न कोई मुझे बता सकता है क्यों? क्यों? क्या ये पैदा ही बूढ़े होते हैं, ये कहोगे? हैं? हाँ, एक तो गर्मी है, एक तो गर्मी है, अफ्रीका देख लो। दूसरी चीज क्या, वजन देख रहे हो कितना है? खाल झुकेगी नहीं, सलमान खान की तरह सही है, ठीक है। ट्विन डोम्ड हेड, सिंगल डोम हेड, ठीक है। उसके बाद टस्क इनकी, अगर हम लोग बात करें, ये माथे की बात हो रही थी टस्क की। ओनली सम मेल एशियन एलिफेंट्स हैव टस्क, टस्क आर एब्सेंट इन फीमेल्स। ओनली रूडिमेंट्री टस्क, मतलब वो उबड़ खाबड़ करके बनी होती है, जो कि पूरी तरीके से दांत नहीं होता है, उसको रूडिमेंट्री कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज़ पूरी तरीके से डेवलप ना, उसको कहते हैं रूडिमेंट्री, जो प्रॉपर तरीके से देखने में वो ना लगे, जो उस पर्टिकुलर चीज़ की डेफिनेशन होती है। बोथ मेल एंड फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट्स ग्रो टस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, सच बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। चिराग कितनी खुशी होगी मेरे साल जो 2024 में, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन फंस जाए तो, ठीक है। इसको ऐसे देखा करो, पता है, इसको एनर्जीज मारा करो कि जो हम पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं काम आएगा, चाहे मेंस में आए चाहे कहीं पर भी आए, ये क्योंकि वेस्ट नहीं जाता। अब जैसे मैंने आपको जो स्टिकी नोट यहाँ पर लगाने को बोला, इसके लिए डेप्रेटेशन फोर्स, ये जो, हाँ, एंटी डेप्रेटेशन स्क्वाड जो हैं, ये आपको देखना हर जगह काम आएगा। आप आज लगा के देख लो इसको, उसके बाद आप कभी भी, मैं आपका टेस्ट लूँगा, पक्का एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड लाइन तो ये पक्का लिखोगे ही लिखोगे। माइक स्टेट्स अगर कभी मेंस ओरिएंटेड बनाने में अगर आपको पड़ जाए, कभी ऐसा नहीं आएगा, यूपीएससी ने नैरो क्वेश्चन नहीं पूछा कि माइक स्टेट्स के बारे में लिखो, वो लिखो, ऐसा नहीं करता। कभी बनाना पड़े तो हमेशा मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि ये एनवायरनमेंट तो हमेशा जब भी आएगा जीएस पेपर 3 के अंदर आएगा, वहाँ इंटरनल सिक्योरिटी भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, आप भारत का मैप ज़रूर बनाया करो, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं होता, अगर मैं तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी बना ही लेता हूँ, आप अगर पेन वेन से बनाओगे तो आपका ये बन जाना चाहिए आराम से 6 सेकंड के अंदर। बस काइंड ऑफ इंडिया लगना चाहिए बस हमें, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने प्रोजेक्ट एलिमेंट के टॉपिक को कंप्लीट करा, एंड लेट मी सी, कुछ रह तो नहीं गया, ये हो गया, डन डन डन, माइक स्टेट्स हो गई, चैलेंजेस हो गया, ये भी हो गया, डिफरेंस हो गया, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।